आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। संस्कृति मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस 2 दिन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिष्ठित विद्वान, संघ के नेता और धर्म के अनुयायी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में लगभग 30 देशों के प्रतिनिधि लेंगे भाग और विदेशों के लगभग 171 प्रतिनिधि और भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन का मुख्य दृष्टिकोण शाक्यमुनि बुद्ध की शिक्षाओं पर ध्यान करना, जो सदियों से बुद्ध धर्म को लगातार समृद्ध करती रही हैं। पहली बार विभिन्न देशों के प्रमुख बौद्ध भिक्षु भारत आएंगे और शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। सम्मेलन में बौद्ध दर्शन और विचार की मदद से समकालीन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इस पर होगी चर्चा। वैश्विक शिखर सम्मेलन बौद्ध धर्म में भारत के महत्व को करेगा चिन्हित, क्योंकि बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था भारत में। शिखर सम्मेलन अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों को बढ़ाने का एक अहम माध्यम। कर्नाटक चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। नामांकन पत्रों की जांच 21 अप्रैल को, नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल। कर्नाटक में 62 महिलाओं सहित 935 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे। इसके साथ ही अब तक 3000 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर 10 मई को एक चरण में वोटिंग होगी। 13 मई को नतीजे घोषित होंगे। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो रहा है। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की अपनी अंतिम सूची जारी की है। इसमें 5 प्रत्याशियों के टिकट फाइनल किए गए। बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी कमान संभालने के लिए तैयार। कांग्रेस ने सचिन पायलट को रखा दूर। राष्ट्रपति मुर्मू के हिमाचल प्रदेश दौरे का आज तीसरा दिन। राष्ट्रपति आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी का करेंगे दौरा। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति निवास में आज होम रिसेप्शन की मेजबानी करेंगी। इसके साथ राष्ट्रपति निवास आज से जनता के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विभाग अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। इसमें आपात स्थितियों की रोकथाम और उनके उन्मूलन के बारे में चर्चा होगी। बैठक के दौरान संगठन के सदस्य देशों के प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हुई आपात स्थितियों और उनसे निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी करेंगे साझा। गृह मंत्री शंघाई सहयोग संगठन के कुछ सदस्य देशों के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत थाईलैंड के बीच 8वीं रक्षा वार्ता आज बैंकॉक में की जाएगी आयोजित। रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा और थाईलैंड के उप स्थायी सचिव जनरल लुचिट श्री बुनसांग संयुक्त रूप से करेंगे बैठक की अध्यक्षता। वार्ता के दौरान सह-अध्यक्ष दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करने और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर करेंगे विचार विमर्श। दोनों पक्ष साझा हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। भारत और थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं और रक्षा सहयोग इसका प्रमुख स्तंभ। रक्षा वार्ता बैठक सैन्य आदान प्रदान, उच्च स्तरीय यात्राओं, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, द्विपक्षीय अभ्यासों सहित दोनों देशों के बीच व्यापक संपर्कों को शामिल करने के लिए द्विपक्षीय रक्षा संबंधों का विस्तार हुआ। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत संस्कृति कार्यकारी समूह संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का दोहन पर आज एक वैश्विक विषयगत वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। वेबिनार में CWG द्वारा व्यक्त और G20 सदस्यता से समर्थित प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर एक समावेशी संवाद को बढ़ावा देना और एक विशेषज्ञ संचालित दृष्टिकोण से गहन चर्चा शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। इसका उद्देश्य G20 सदस्यों, अतिथि राष्ट्रों और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञों द्वारा दीर्घकालिक संरक्षण के लिए सांस्कृतिक विरासत संपत्ति का डिजिटलीकरण करने के लिए डिजिटल सोशल कौशल में सुधार और क्षमता निर्माण पर चर्चा करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना शामिल।
वैश्विक विषयगत वेबिनार में विशेषज्ञ उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रभाव और इनसे व्यापक दर्शकों के स्मृति संस्थाओं तक पहुंचने के लिए पैदा हुए नए अवसरों और उन्हें नई गहराई के साथ जोड़ने के तरीकों पर होगी चर्चा। इनमें एआई, वर्चुअल और संवर्धित वास्तविकता और रोबोटिक्स भी शामिल हैं। देश भर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे, दवाओं की उपलब्धता और टीकाकरण अभियान का लिया गया जायजा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने संक्रमण के मामलों में बढ़त के बाद स्थानीय मामलों से निपटने के लिए उप जिला स्तर पर ही पर्याप्त स्वास्थ्य ढांचा उपलब्ध कराए जाने की जरूरत पर बल दिया। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्र में पर्याप्त जांच और जीनोम सीक्वेंसिंग सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोरोना उपयुक्त व्यवहार को अपनाए जाना चाहिए। उन्होंने इसको लेकर जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। अधिकारियों को सलाह दी कि कोविड-19 की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जाए और संक्रमण को रोकने के लिए भी सभी जरूरी उपाय किए जाएं। गुजरात के जनजातीय विकास राज्य मंत्री और पर्यटन राज्य मंत्री मोलूभाई बेरा ने सौराष्ट्र तमिल संगमम कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सोमनाथ का दौरा किया। हस्तशिल्प प्रदर्शनी और आर्ट गैलरी के साथ साथ विभिन्न कार्यों को भी देखा। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 5D वर्चुअल टूर में गुजरात के पर्यटन स्थलों जैसे हेरिटेज सिटी अहमदाबाद, स्टैचू ऑफ यूनिटी, नंदाब्रिज, सूर्य मंदिर, मोढेरा, शिवराजपुर बीच और गिर नेशनल पार्क को देखा गया। सौराष्ट्र तमिल संगम कार्यक्रम के तहत तमिल बंधुओं को पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण कराया गया, जिसमें उन्होंने भालका, गीता मंदिर और राम मंदिर जैसे स्थानों का भ्रमण किया। स्थानीय लोगों से तमिल भाषा में इतिहास और पौराणिक ज्ञान प्राप्त किया। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत वसुधैव कुटुंबकम विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय समाचार पत्र का 35वां अंक जारी किया गया। सूरत की सत्र अदालत कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी सरनेम टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर सुनाएगी आदेश। उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर एस मुरलीधर के मद्रास हाईकोर्ट चीफ जस्टिस पद पर ट्रांसफर की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने वापस ली। कोलेजियम ने कहा जस्टिस मुरलीधर की ट्रांसफर की अनुशंसा कोलेजियम ने 28 सितंबर 2022 को की थी, जिस पर सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया। दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में आज से कर सकेंगे सफेद बाघ के शावकों का दीदार। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सुबह नई दिल्ली में जूलॉजिकल पार्क में सफेद बाघ के बाड़े में शावकों को छोड़ेंगे। नई दिल्ली में जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत, स्वस्थ पंचायत पर राष्ट्रीय सम्मेलन होगा शुरू। विभिन्न अहम विषयों पर होगा विचारों का आदान प्रदान। ओडिशा सरकार भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 3 दिवसीय ओडिशा स्किल कॉन्क्लेव 2023 का करेगी आयोजन। सम्मेलन के माध्यम से सरकार का उद्योग, शिक्षाविदों, प्रशिक्षण भागीदारों, क्षेत्र कौशल परिषदों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, देश के विशिष्ट प्रतिनिधियों और राज्य के कौशल राजदूतों के प्रतिनिधियों के साथ जुड़ने का प्रयास। 4 दिवसीय रोंगाली का 7वां संस्करण गुवाहाटी में होगा शुरू। असम में विविधता, रचनात्मकता और उद्यमिता को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम से सांस्कृतिक सद्भाव और रचनात्मक प्रतिभा प्रदर्शित होने और स्थानीय उद्यमियों के लिए अवसर पैदा होने की उम्मीद। बिहार लोक सेवा आयोग की 68वीं मुख्य परीक्षा 2023 का पंजीकरण आज से बंद। उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक साइट पर कर सकते हैं आवेदन। ओडिशा, बिहार, बंगाल समेत कुछ राज्यों में अगले 2 दिन तक लू की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी चेतावनी की है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, यूपी के ज्यादातर इलाकों और दक्षिण के कुछ राज्यों, आंध्र प्रदेश, केरल में पिछले कुछ दिनों से लू का प्रकोप पारा 43 से 44 के आसपास दर्ज किया गया। ओडिशा और बिहार के कुछ जिलों में अगले 48 घंटों के लिए हीट वेव की वार्निंग भी जारी की गई है। लोगों को दोपहर 11 से 3 बजे तक बाहर न निकलने की सलाह दी गई। दिल्ली अंचल के कुछ हिस्सों में ठंडी हवाओं के कारण चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत, हल्की बारिश के भी आसार।
अहमदाबाद में तापमान बढ़ने से कांकरिया चिड़ियाघर के जानवरों को परेशानी हो रही है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण आज भारत में ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत हिंद महासागर सहित तमाम क्षेत्रों में आंशिक रूप से दिखाई देगा। भारतीय समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण सुबह 7:04 से शुरू हो रहा है, जो कि 12:29 तक चलेगा। दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अंतर्राष्ट्रीय विमान के शौचालय से करीब 75 लाख रुपए की सोने की 3 छड़ें बरामद हुई। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के तहत पैकिंग सामग्री के साथ सोने को जब्त किया गया। फिलहाल जांच जारी। गाजियाबाद में लोन माफिया लक्ष्य तंवर की 6 संपत्तियां कुर्क की गईं, जिसकी अनुमानित कीमत 15 करोड़। किश्तवाड़ जिले के सिंबोल गांव में एक विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हुई, एक घायल। मुंबई के अतिरिक्त महानिदेशक जेल ने बताया कि आधुनिकीकरण की दृष्टि से सभी कैदियों की सुरक्षा के लिए 12 ड्रोन खरीदे गए। इसमें कैदियों की सुरक्षा बढ़ेगी। गोल्ड खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, अगर आप इस बार अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो गोल्ड की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 510 रुपए की गिरावट के साथ 59,940 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर। इसके अलावा चांदी की कीमत 920 रुपए की गिरावट के साथ 76,680 रुपए प्रति किलोग्राम। ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार की मिली है मंजूरी। बैंक ने बुधवार को दी गई एक नियामकाई सूचना में कहा कि आरबीआई ने 19 अप्रैल 2023 को जारी अपने पत्र में विदेशी मुद्रा विनिमय के अधिकृत वितरक श्रेणी प्रथम के तौर पर काम करने का लाइसेंस दिया। डीजीसीए की मार्च 2023 की ट्रैफिक रिपोर्ट हुई जारी। इसमें बताया गया कि देश में घरेलू हवाई उड़ानों के पैसेंजर्स में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। घरेलू विमान सेवाओं की यात्रियों की संख्या जनवरी-मार्च 2023 के दौरान 3 करोड़ से ज्यादा, जो कि पिछले जनवरी में 2022 की अगर बात करें तो इस दौरान 2.5 करोड़ के आसपास। इस तरह इसमें 51% से ज्यादा की वार्षिक वृद्धि और 21% से ज्यादा की मासिक वृद्धि दर्ज। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने के साथ ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। समर वेकेशन के दौरान यात्रियों के अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। सेंट्रल रेलवे ने वाराणसी, दानापुर और गोरखपुर के लिए एक जोड़ी समर स्पेशल ट्रेन चलाने का किया निर्णय। पुणे गोरखपुर स्पेशल 18 ट्रिप संचालित होने वाली हैं, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस दानापुर और लोकमान्य तिलक टर्मिनस वाराणसी स्पेशल ट्रेनें 2 और 4 ट्रिप्स लगाएंगी। एनएचएआई फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक देश भर में ऑप्टिकल फाइबर केबल का लगभग 10,000 किलोमीटर का ढांचा विकसित करने के लिए कर रहा है काम। एनएचएआई के पूर्ण स्वामित्व वाली विशेष इकाई राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड ओएफसी ढांचा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ एकीकृत उपयोग गलियारे विकसित करते हुए डिजिटल राजमार्ग नेटवर्क बनाएगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को दी मंजूरी। इस मिशन से क्वांटम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को मिलेगी गति। भारत क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र के रूप में बढ़ेगा आगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया, इस मिशन को 2023-24 से 2020-30-31 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के साथ स्वीकृत किया गया। उन्होंने बताया कि इस फैसले से देश नई ऊंचाइयां छुएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह मिशन इस दिशा में एक बड़ा कदम। आज भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे बड़े पक्षकारों में शामिल, जहां क्वांटम से जुड़ी सूचनाओं का संवर्धन महत्वपूर्ण होता है। इस कदम से भारत 6 देशों के साथ खड़ा हो गया जिनके पास इस तरह की क्षमता है। केंद्रीय इस्पात मंत्री सिंधिया ने बुधवार को संकेत दिया कि स्टील कंपनियों के लिए कुछ हरित इस्पात का विनिर्माण करना अनिवार्य है। इसके तहत उनके लिए कुल क्षमता का एक हिस्सा हरित इस्पात विनिर्माण के रखने के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को नकली बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उसके बारे में पता लगाने और प्रमाणीकरण के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप किया जारी। दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी टिम कुक ने बुधवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की।
और देश में अपने विस्तार और निवेश की प्रतिबद्धता जताई। टिम कुक ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर से भी मुलाकात की। स्थानीय विनिर्माण और आईफोन निर्यात को और बढ़ावा देने पर हुई चर्चा। बीआईएस ने प्लास्टिक की पूरी तरह नष्ट हो जाने वाले दावों को भ्रामक विज्ञापन बताते हुए पर्यावरण मंत्रालय से किसी भी प्लास्टिक विनिर्माताओं को इस तरह के प्रमाण पत्र न देने का दिया सुझाव। इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन और एयर इंडिया के इंडियन पायलट्स गिल्ड ने एयरलाइन द्वारा प्रस्तावित नए वेतन ढांचे को खारिज कर दिया। यमन की राजधानी में बुधवार देर रात वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भगदड़ मची, जिसमें 78 लोग मारे गए, दर्जनों घायल। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हथियारबंद हाउती विद्रोहियों ने हवा में गोलियां चलाईं। बिजली के तार से टकराकर उसमें विस्फोट हुआ। इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों में दहशत फैली, लोगों ने भागना शुरू किया। सहायता वितरण कार्यक्रम में एक स्कूल में से आयोजित किया गया। घटना के बाद स्कूल को किया गया सील। 2 आयोजक हिरासत में, मामले की जांच चल रही है। मंगलवार शाम से 24 घंटे के संघर्ष विराम की सहमति के बावजूद सूडानी सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच संघर्ष जारी। शनिवार से शुरू हुई लड़ाई में सूडान में कम से कम 270 लोगों की मौत और 1800 से ज्यादा लोग घायल हुए इस लड़ाई में। राहत न मिलने से हताश सूडान के लोग घरों को छोड़कर भाग रहे हैं और देश के प्रमुख सैन्य मुख्यालयों और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के पास झड़पें होने की जानकारी। मिगुएल डियाज कैनल दूसरी बार क्यूबा के राष्ट्रपति चुने गए। कैनल ने संसदीय वोट में दूसरी बार 5 साल का कार्यकाल किया हासिल। राष्ट्रपति चुनाव कराने के लिए सदन की बुलाई गई बैठक के दौरान डियाज कैनल को 462 में से 459 मत मिले। अमेरिका ने बुधवार को एक पैकेज में यूक्रेन के लिए नई सैन्य सहायता में 325 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की घोषणा की। सहायता में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम या हिमारस उन्नत मिसाइल और एंटी टैंक माइंस के लिए अतिरिक्त गोला बारूद शामिल। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा कि इस सुरक्षा सहायता पैकेज में अमेरिका द्वारा मुहैया किए गए हिमर्स और गोला बारूद के साथ साथ एंटी आर्मर सिस्टम, छोटे हथियार और यूक्रेन के सैनिकों को मजबूत करने के लिए जरूरी हथियार शामिल। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस आज अफ्रीकी संघ, अरब लीग और अन्य संबंधित संगठनों के प्रमुखों के साथ सूडान की स्थिति पर चर्चा करेंगे। रूस के विदेश मंत्री अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ यूक्रेन काला सागर अनाज निर्यात सौदे पर करेंगे चर्चा। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। दिन के पहले मैच में पंजाब सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आमने सामने। आईपीएल में आज दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 154 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम 6 विकेट गंवाकर 144 रन बना पाई। राजस्थान के लिए काइल मेयर्स ने 52 गेंदों में 51 रन की पारी खेली। इसके अलावा कप्तान केएल राहुल ने 39 रन बनाए। लखनऊ के लिए यशस्वी जायसवाल ने 44 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने भारत के खिलाफ खेले जाने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए 17 सदस्यीय टीम का किया ऐलान। टीम की कमान पैट कमिंस के हाथ। 17 सदस्यीय ऑस्ट्रेलियाई टीम WTC के बाद एशेज सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबले खेलेगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम में डेविड वार्नर को भी किया गया शामिल। वार्नर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे पर हुए थे चोटिल। चोट के बाद फॉर्म में गिरावट के बावजूद उन्हें टीम में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ ने फीबा ओलंपिक प्री क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए तारीखों का किया ऐलान। ये मुकाबले इस साल 12 से 20 अगस्त के बीच किए जाएंगे आयोजित। ओलंपिक प्री क्वार्टर फाइनल क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में भारत सहित कुल 40 टीमें ओलंपिक में अपनी सीट बुक करने के लिए करेंगी प्रतिस्पर्धा। इस टूर्नामेंट की मेजबानी को लेकर फैसला 28 और 29 अप्रैल को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। भारतीय तीरंदाजी महासंघ ने पेरिस ओलंपिक से पहले दक्षिण कोरिया के बैक वुंग को भारतीय रिकर्व तीरंदाजी के मुख्य कोच के रूप में चुना है। 61 साल के वुंग
की 2014 के एशियाई खेलों के बाद से पहली पूर्णकालिक विदेशी कोच हैं। इससे पहले वे सोनीपत भारतीय खेल प्राधिकरण के सेंटर फॉर एक्सीलेंस में कोचिंग टीम का हिस्सा थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से सिनेमेटोग्राफर बिल को मिली मंजूरी। ये फिल्मों के अनुभव को संरक्षित करने, पायरेसी के खतरे को रोकने में एक बड़ा कदम। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों को जानकारी में लेते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि विधेयक संसद के आगामी सत्र में किया जाएगा पेश। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भूमि पेडनेकर अभी फिल्म अफवाह का आधिकारिक ट्रेलर रिलीज। फिल्म किसी का भाई किसी की जान का सॉन्ग तेरे बिना रिलीज हुआ। गाने को लेकर सलमान खान ने कहा ये गाना दिल को छूता है। हिंदी सिनेमा के प्रोड्यूसर विनोद भानुशाली के ऑफिस पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। इसके अलावा बॉलीवुड के अन्य प्रोडक्शन हाउसेस के ऑफिस पर भी आईटी की टीम रेड कर रही है। फिल्म निर्माता जयंतीलाल गढ़ा के परिसरों पर भी छापेमारी जारी। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन ने अपनी हेल्थ के बारे में फर्जी खबर की रिपोर्टिंग के लिए यूट्यूब टैबलॉइड के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का किया रुख। राखी सावंत को 2 बार धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से होने का दावा करने वाले एक सदस्य ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। अभिनेता साहिल खान पर एक महिला को सोशल मीडिया पर अश्लील कमेंट करने और आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने के आरोप में उन पर एफआईआर दर्ज। साहिल खान पर महिला को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। एक्स मेंबर मूनबिन का 25 वर्ष का आयु में निधन। के पॉप आइडल सियोल के गंगम गू में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। पुलिस कर रही है मौत के कारणों की जांच।